नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा होते ही प्रदेश के सभी राजनीतिक दल सक्रिय भूमिका में आ गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 12 सितंबर को नामांकन की अंतिम दिन है। इससे पहले सभी दलों को प्रत्याशियों की घोषणा करनी है, जिसको लेकर भाजपा ने चुनाव समिति की एक अहम बैठक 22 अगस्त को गुरुग्राम में होगी। इस बैठक में हरियाणा भाजपा के सभी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में टिकट का जो वितरण है उस पर गहन मंथन होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर अपना जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस और उनकी अपनी सरकार बनने का जो सपना देख रहे हैं, लेकिन 4 अक्टूबर के चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा दोनों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इस मामले को लेकर आज मसला में हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में शपथ लिया है। उनके नेतृत्व में हरियाणा विकास की और गति से विकास की ऊंचाइयों को छुए। हरियाणा की जनता ने यह मन बना लिया है कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बनाएंगे। और मैं हरियाणा के लोगों को लगातार इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका बेटा भाई बैठा है, हर व्यक्ति के सम्मान को सुनिश्चित करना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है और उसमें हम कोई कमी नहीं है। झज्जर में भी कमल का फूल खिल रहा है, बादली में भी खिल रहा है, बेरी में भी खिल रहा है। चारों की 4 सीटों के अंदर कमल का फूल खिलेगा। बादली में भी कमल का फूल खिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने एक झूठ का बवंडर खड़ा किया था। भूपेंद्र हुड्डा लगातार झूठ बोलता रहता है, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वो तो खाली हिसाब मांगता फिर रहा है। कोई जोर लग रहा है हिसाब मांगने में? किसी को भी कहेगा खड़े होकर कह दे भाई ये बता क्या तेरे पास, बताने में कोई जोर लग रहा? जोर तो उसमें लगता है जो खड़े हो उसको बताने में जोर लगता है। हम लगातार, मैंने अभी झज्जर के कामों की चर्चा की है, आप लोग उनको छापना और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक बताना कि झज्जर के अंदर कितना विकास कार्य 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये बताने का, वो भी अपने कार्यकाल के अंदर किस प्रकार से मिर्चपुर कांड हुआ, किस प्रकार से गोहाना कांड हुआ, उसके बारे में भी बताने का काम करे। किस प्रकार से उनकी सरकार में किस प्रकार से पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हुए, किस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार हुए और किस प्रकार से उन्होंने युवाओं का शोषण किया है, भाइयों ये भी बताने का काम करे। वो चक्कर काट रहे हैं बेचारे। हमें पूरा विश्वास है लोगों का साथ और आशीर्वाद मिलेगा। मैं लगातार अपने जो है लोगों के एक हरियाणा में कोने कोने में मुझे जाने का अवसर मिला है और मैं अगर पिछले 1.5-2 महीने में देखूं तो लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला है। तो प्रदेश के हर कोने में एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी की सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हमें पूरा विश्वास है लोगों का साथ और आशीर्वाद मिलेगा। मैं लगातार को लेकर जो है मंथन होना है, लेकिन उससे पहले आपने सुना कि किस तरीके से जो है जुबानी जंग जो है एक दूसरी पार्टियों में यहां पर स्पष्ट तौर पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव आते आते जो है शुरू हो गई है। ऐसे में सभी पार्टियां जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। पूरी एड़ी चोटी का जोर जो है चुनावी मैदान में दिखाते हुए राजनीतिक दल दिखाई दे रहे हैं और ये भी दावा ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे वो उन्हीं के पक्ष में आएंगे। जितने भी दल यहां पर हैं वो सब अपने अपनी तरीके से जो है जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है भाजपा पार्टी कांग्रेस को कहती हुई स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में 4 तारीख में जब मैंडेट आएगा या फिर जो नतीजे आएंगे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। इसका जो है इस पर हम जवाब लेंगे आज इस चर्चा के दौरान कि आखिरकार जनता किसका हिसाब करेगी और जो चुनावी रण है उसमें किसको जीत और किसको हार मिलती हुई नजर आएगी। और जो मंथन होगा अभी उम्मीदवारों का, हालांकि अभी
चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का जो ऐलान किया गया है उसमें जो है उम्मीदवारों की सूची भी जारी करनी है, तो उसी को लेकर जो है भाजपा बैठक करने जा रही है। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो चुनाव की तारीखों के ऐलान पर गीता बुक्कल का भी ये बयान सामने आया कि लंबे समय से उनको इंतजार था, लेकिन बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रही हैं। और ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी को आपने सुना अभी तो इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं आपका परिचय करा देता हूं। राम राजी शर्मा जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनके पास सीधा चलता हूं। और उसके बाद जो है कुछ देर में हमारे साथ जो है सुरेश रौर कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अनुसूरा इनेलो प्रवक्ता भी कुछ देर में हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले रामराज जी आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं सवाल यही कि आने वाले समय में जो बैठक होने वाली है, जो मंथन होने वाला है, उसमें जो है क्या कुछ सामने आ सकता है, क्योंकि उम्मीदवारों की लिस्ट भी सूची भी जारी करनी है और ऐसे में जो है आपकी पार्टी अति उत्साहित नजर आ रही है कहीं ना कहीं। जैसा कि आपको मालूम है जी, हमारा संगठन विश्व में सबसे बड़ा संगठन है और जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे देवतुल्य मुख्यमंत्री जी हैं और जिस तरह से जनता के बीच में रहते हैं, जन जन के चेते हैं। और रही बात बैठकों की, तो बैठकों का दौर चलता रहता है। चुनाव है, चुनाव में चिंतन है, मंथन है, उम्मीदवारों का शॉर्ट लिस्ट करना है, तो इस तरह से चलता रहता है। और रही बात, मैं आपको बता दूं, बीजेपी में ये संभव है एक किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये सिर्फ भाजपा में संभव है, क्योंकि भाजपा में तो सबको सम्मान दिया जाता है। सभी बरादरी की पार्टी है ये और सभी वर्गों की पार्टी है ये। और मैं आपको बता दूं जी, सबसे ज्यादा अगर विकास कार्य हुए हैं तो भाजपा की सरकार में हुए हैं, डबल इंजन की सरकार में हुए हैं। केंद्र में भी हमारे विदेश में धाक जमी है, हमारा विदेश में डंका बजा है। और जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, जिसमें विशेष भूमिका हमारे चाणक्य जो लौह पुरुष के नाम से विख्यात हैं और सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, आदरणीय अमित शाह जी की विशेष भूमिका रही है। और ये एक संयोग है विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और आदरणीय गृह मंत्री जी जो चाणक्य हैं हमारे, उनकी चाणक्य नीति, मनोहर लाल जी का विशेष आशीर्वाद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी जो किसान के बेटे हैं और वो खुद भी किसान है, किसान की क्या नाम है, उन्होंने खुद भी किसानी करी है, वो जनता के बीच में रहते हैं, संगठन कौशल है। हमारे मुख्यमंत्री जी वो भी किसान के बेटे हैं, खुद भी किसानी करी है, वो बहुत अच्छे प्रशासक है, उच्च कोटि के प्रशासक है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाने जाते हैं और वो जनता के बीच में रहते हैं और 24 घंटे जनता पे समर्पित है। जिस तरह से रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक वो जनता से के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। और वो अक्सर हरियाणवी में कहते हैं, क्योंकि हरियाणवी भाषा हमारे यहाँ हरियाणा में ज्यादा प्रचलित है, वो कहते रहते हैं, भाइयों यह मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूँ, जो सीएम रेजिडेंस भी थारा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सब कुछ थारा है भाई, मैंने तो थारा आशीर्वाद की जरूरत है और 24 घंटे तो आपकी सेवा में समर्पित हूँ। और जिस तरह से छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद उनके ऊपर है, युवा शक्ति हमारे साथ है, महिला शक्ति हमारे साथ है, किसान मजदूर हमारे साथ है और 56 साल में ओबीसी समाज से हमने मुख्यमंत्री बनाया है। जिस तरह से ओबीसी समाज को, एससीबीसी समाज को हम सम्मान दे रहे हैं,
हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमारे लिए गौरव की बात है, वो भी ओबीसी समाज से संबंध रखते हैं, क्योंकि हम जाति पाति में विश्वास नहीं रखते। हम राष्ट्रवादी हैं, जातिवादी नहीं है। हमारे लिए सभी जातियां बराबर हैं। और जिस तरह से आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज मेरिट के आधार पर बिना खर्चे बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। यह अपना आप में गौरव की बात है। आज किसानों की उपज का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं, 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं हम। पहले क्या होता था? पहले 2 रुपए के, 4 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में मुआवजे के रूप में कांग्रेस पार्टी से आते थे। अच्छा, उन्होंने सेक्शन 4(6) का नोटिस समाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, किसान की महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी। पहले ऐसे होता था। और पहले मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र तक सीमित रहता था, अपने क्षेत्र का विकास करता था, और जो भी बच्चे नौकरी लगाता था अपने क्षेत्र के लगाता था। क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, इस वाद के आधार पर नौकरियां मिलती थी। हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा। आज समान विकास कार्य, समान नौकरियां, पूरे प्रदेश के बच्चे नौकरी लग रहे हैं। आप किसी क्षेत्र में जाइए, किसी गांव के 5 बालक नौकरी लग रहे हैं, किसी के 10 लग रहे हैं और किसी के 50 लग रहे हैं। क्योंकि मेरिट में तो जो आएगा वो लगेगा, यहाँ खर्ची पर्ची तो है नहीं। और जिस तरह से आज बच्चे खुश हैं, हमारे किसान भाई खुश हैं, मजदूर खुश हैं, क्योंकि उनके बालक नौकरी लग रहे। पहले जिसके पास पैसा होता था, बच्चे में दे दिया तो मिल गया, और नहीं तो मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र तक सीमित रहता था। आज जिस तरह से जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपरासी नहीं लगा, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है मेरिट के आधार पर, बिना खर्ची बिना पर्ची के। ये अपना आप में गौरव की बात है। ये हमारी सरकार ने किया है। सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी। हमने ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया। पहले क्या होता था? पहले मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रों को ठेका दे देता, और ठेकेदार अपने 2-4 महीने रखता था, फिर पैसे लेके फिर भर्ती कर देता था। 2-4 महीने उनको रखता, फिर दूसरों को पैसे लेकर उनको रख देता था। हमारी सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया, कौशल रोजगार निगम बनाया और उसके अंतर्गत नौकरियां दी। और जिस तरह से एक सेकंड जी, इस तरह से कांग्रेस ने झूठ बोला और उनकी काट की अंडी एक बार चढ़ गई। उन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, उन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे। खटाखट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड उन्होंने बांटे गए, और आज बहनें उनके पीछे दौड़ रही हैं। तो खटाखट फटाफट वाले भागे फिर रहे हैं, कहीं हाथ नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ घाट की अंडी एक बार चढ़ गई, ये आगे चढ़ने वाली नहीं है। जनता जाग चुकी है और जनता कांग्रेस को वोट देकर पछता रही है। और जनता तो कहती है, जैसे जिस तरह से 30,000 बहनों की कोथली, मान लो मुख्यमंत्री जी ने कोथलियां दी बहनों को। मैंने पूछा, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ था उस दिन, मैंने पूछा कई बहनों से, मैं बोला ये क्या लग रहा है आपको? बहन जी कैसा लग रहा है? अरे भाई आज नायब भाई आ रहा है हमारी कोथली लेके, नायब भाई आ रहा है, और अगली सरकार नायब की लावांगे, हमारे भाई की सरकार लावांगे, हमारे भाई की लावांगे, नायब की सरकार लावांगे अगली बार भी। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से शक्ति बरादरी का आशीर्वाद और हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, और उन्होंने शक्ति बरादरी ने मन बना लिया है अगली सरकार भाजपा की होगी और नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। हमारे हरियाणा में एक प्रथा रही है, हरियाणा में का इतिहास रहा है, जिस पार्टी का केंद्र में शासन होता है उसी पार्टी को प्रदेश की जनता आशीर्वाद देकर प्रदेश में भी उसी पार्टी को सत्ताधारी दल के रूप में बनाती है। हमारी तीसरी बार सरकार बन गई केंद्र में, तो इसलिए हरियाणा में भी बेतुले जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, और नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो ठीक है सर, शक्ति बरादरी के मसीहा है। रामराज जी, पिछले 10 मिनट से आप नॉन स्टॉप जो है अपना जो भाषण है एक तौर पर वो आप जो है यहाँ सुनाते हुए नजर आ रहे हैं जी। तारीफों के पुल जो है आप खुद ही गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बताते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आऊंगा काउंटर सवाल पर, लेकिन डिबेट को मैं ओपन करता हूं, क्योंकि मैंने आपको बीच में इंटरप्ट इसलिए नहीं किया कि आपके जो भाषण में जो आप शायद स्क्रिप्ट लेकर आए वो उसमें थोड़ा सा मिसमैच न हो जाए, कहीं निकल न जाए, क्योंकि वही चीजें हैं। अब इसका जवाब जो है अनुसूरा जी से मैं ले लेता हूं, फिर आपसे मैं जवाब लूंगा, क्योंकि आपने
जो आपने धरातल पर जो चीजें देखी हैं वही जो है आपने बताया कि कौन किसके चाह रही है, या ऐसा हो सकता है ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि अभी 2024 के अगर लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है मैंडेट किस तरीके से रहा है वो भी सामने था। आऊंगा रामराजी जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनुसूरा जी क्या कहना चाहेंगी? पिछले 10 मिनट से रामराजी जी यही कह रहे हैं कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं हमें इस बार जो है पूरा मैंडेट देती हुई नजर आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ में हम नजर आएंगे और हमारी ही जीत होगी। और ऐसे जैसे कि इनके सीएम साहब कह रहे हैं कि हम तीसरी बार अच्छे तरीके से जीत का दावा कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या जनता किसके हक में जो है इस बार जो है कौन से मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार मैंडेट अपना देगी? अनु जी शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा। लेकिन शर्मा जी आप ही बताएं जरा, आप ही से मैं जो है काउंटर क्वेश्चन ले लेता हूं। आप कह रहे हैं कि हमारी जनता, हमारी जो सरकार है वो आ रही है, जनता हमें चुनेगी, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आपका 10 साल का हिसाब तो दे दो साहब। 10 साल में क्या करा आपने? विपक्ष पूरा जो है रास्तों पर घूम घूम के जो है जग जाहिर कर रहा है सर कि 10 साल का हिसाब दे दो। देखो हिसाब वही तो ले सकता जो हिसाब मांगने के काबिल हो। अरे कांग्रेस वालों तुम हिसाब मांगते हो, पहले आप हिसाब दीजिए अपना। 56 साल में ओबीसी समाज से सीएम क्यों नहीं बनाया? आप एससी-बीसी समाज के विरोधी हो, आप हिसाब दो। आपने किसान की जमीन सस्ते भाव में हड़प ली, महंगे भाव में आपने बिल्डर को बेच दी, आप हिसाब दो। आपने एमएसपी पे किसानों की उपज क्यों नहीं खरीदी, इस चीज का हिसाब दो। आपके टाइम में 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आते, इस चीज का हिसाब दो। अरे क्या क्या हिसाब दोगे भाई? आपके टाइम में मुख्यमंत्री के क्षेत्र के ही बच्चे लगते थे। अरे तो सर आपने जो ताबड़तोड़ घोषणाएं करी हैं, आपने जो ताबड़तोड़ जो एकदम फेरिस्त लेकर जो मंचों से, जो बड़े बड़े मंचों से आपके सीएम साहब ने जो घोषणाएं करी हैं, जो जनता के हक में जो सेवाएं दी हैं, वो तो जमीन पर नहीं है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। ऐसा कांग्रेस टीवी पर बैठकर नहीं करी, रास्ते में घूम घूम कर कह रही है, फाइल लेकर चल रही 10 साल की। वो कह रहे हैं कि हम तो हिसाब लेकर चल रहे हैं इनका, ये जवाब तो दें। ऐसा ये क्या हिसाब मांगे? जनता तो इनसे हिसाब मांग रही है। अरे 10 साल तुम्हारा शासन रहा, जो बालक ला क्या करते हो सारे मुख्यमंत्री के क्षेत्र के लगा करते, निवासी हल्कों के क्या बच्चे नहीं पढ़ते क्या? अरे तुम क्या हिसाब मांगोगे? पहले हिसाब मांगने के काबिल तो हो जाओ, पहले अपना तो हिसाब दो। अरे 56 साल हो गए, 56 साल में ओबीसी समाज से सीएम क्यों नहीं बनाया? क्या आप एससी-बीसी समाज से सीएम तेरा डिक्लेयर करोगे? ये हिसाब दो, पहले हिसाब मांगने चले हो। अनुसूरा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। 56 साल हो गए तब से जो है एक जो ओबीसी का सीएम नहीं बना, इस तरीके का जो है टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, आप क्या कहेंगी? मुझे लग रहा है अनुसूरा जी के पास जो है मेरी टेक्निकल एरर की वजह से वॉइस नहीं पहुंच पा रही है, कोई नहीं। शर्मा जी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है प्रवक्ताओं तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जो आपके सवाल हैं, जो आपके जो आरोप हैं, आपके जो आप मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं या फिर अपनी तारीफ के कसीदे गढ़ रहे हैं, वो उनका जवाब नहीं दे पा रही हैं। आज भाग्य शायद आपके साथ है, तो इस बार जो है मैंडेट कौन सी उम्मीद के साथ में आप तक पहुंच रहा है सर? जनता का कौन से मुद्दों को लेकर जो है आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं? देखो देव तुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। सबसे पहले उन्होंने आशीर्वाद दिया विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, जनता ने बनाए, देव तुल्य जनता जनार्दन ने बनाए। और जिस तरह से कांग्रेस देव तुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहती है, राक्षस, इनके राष्ट्रीय महामंत्री कांग्रेस को राक्षस कहते हैं और फिर उस आशीर्वाद की इच्छा करते हैं और फिर कहते हैं कि बीजेपी का वोटर राक्षस है और मैं कुरुक्षेत्र की धरती से शराब देता हूँ। अरे तेरा शराब को दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? जनता ने क्या कसूर करा है? शराब उसको दे जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया, राजस्थान में जाकर अपना एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। अरे मेरे भाई जनता तो दे तुले कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। ठीक है, हम अच्छा काम करें, जनता हमारे साथ है। जनता ने आपने काम नहीं किया, जनता ने आपको नकार दिया
और आपने झूठ बोल के ये 5 सीटें दिया ली आगे जनता आपका साथ छोड़ रही है, क्योंकि जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जनता पछता रही है, आपकी काट की हड्डी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। आपने झूठ बोले आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो आरक्षण को खत्म कर सकता है? मैं कोशिश कर लेता हूँ। अनुसूया जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? संविधान को बदल सकता है क्या? ठीक है, मेरी आवाज अनुसूया जी तक पहुंच रही है और आपके सवाल को भी ले लेता हूं। 56 साल से ज्यादा का समय हो गया ओबीसी का जो है मुख्यमंत्री और दूसरे जो संगठन ने नहीं दिया है। इस बार जो बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी ने जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ घोषणाएं करी हैं, वो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में इफेक्ट डाल पाएंगी, चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोगों को जो है लुभा पाएंगी। क्या समझ रही हैं आप? नमस्कार, प्रवक्ता भाई को भी नमस्कार। मैं ये कहूंगी कि इतनी ताबड़तोड़ घोषणाएं ही नहीं करनी पड़ती अगर काम किया होता और अच्छा प्रशासन हरियाणा को दिया होता। देखो, काम के ही कसीदे गढ़ रहे हैं वो जो है पिछले 15-20 मिनट से वो अपने कामों को गिना रहे हैं कि किस तरीके से जो देखिए हम तीसरी बार आ रहे हैं और जनता जो है अपना मैंडेट पूर्ण बहुमत के साथ में हमें इस बार देने को तैयार है। और जो हमने कितना किसानों के हित के लिए कितना काम किया है, एमएसपी पर हमने काम किया है, एलपीजी गैस पर हमने काम किया है, जो सिलेंडर है उसको सस्ते करने का काम किया है, नौकरी रोजगार देने का काम किया है। ऐसे अनगिनत जो काम है वो गिनाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कहेंगी? धरातल पर दिखाई दे रहा है? मैं ये कहूंगी कि बहुत देर कर दी। सिलेंडर आज याद आया इनको 10 साल के इनके शासन में। इन्होंने जिस तरीके से 1250 रुपए तक सिलेंडर का दाम पहुंचाने का काम किया, इन्होंने जिस तरह से किसानों पे ड्रोन से आंसू गैस के गोले मारने का काम किया, ये भाजपा ने क्या किया वो तो प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और काम के नाम पे अभी भी जो ये घोषणाएं कर रहे हैं, मैं तो कहूंगी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, उनके जो कारनामे थे उनको वापस लेने का काम ही लगातार हो रहा है। उसके अलावा तो कुछ ये डर दिखाता है भाजपा का कि इनको सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। तो काम के नाम पे तो वोट मांग सकते नहीं है, सिर्फ घोषणा करके और जनता को बहकाने का काम जिस तरीके से ये पहले करते आए हैं वो ही कर रहे हैं। और मैं स्पेशली ये कहूंगी कि किसानों के लिए तो भाजपा को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। एमएसपी की अगर ये इतनी ही दावेदारी करते हैं तो एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं देते किसानों को, जो किसानों की मांग। अनुसूया जी, सत्ता जाती हुई नजर आ रही है क्या आती हुई नजर आ रही है? अभी आपने कहा जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन पूरा जो बीजेपी है वो दावा कर रही है, दावा ठोक रही है कि इस बार हम आ रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ। देखो, ये तो इनका फर्ज भी। संक्षेप में जरा थोड़ा सा समय की समय इजाजत नहीं दे रहा। जी, भाजपा प्रवक्ता का फर्ज बनता है कि वो अपनी पार्टी की वकालत करें, लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं कि भाजपा जा रही है। और ये लगातार हर डिबेट में कहते हैं कि हमने ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया। तो आपने हर ओबीसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना दिया। मुख्यमंत्री तो एक ही व्यक्ति बनता है, बाकी समाज का क्या? यूं तो मैं आपको ये कहूंगी, क्या आप एससी समाज से प्रधानमंत्री बनाएंगे? हम बिल्कुल समर्थन में हैं कि रामराजी जी प्रधानमंत्री बने। एक ओबीसी को बनाने से मुख्यमंत्री पूरे समाज का क्या होगा? छोटे से 30 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए सर, समय की मुझे इजाजत नहीं दे रहा इससे आगे बढ़ने का, प्लीज 30 सेकंड में। देखो, हम राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी जातिवादी नहीं है। हमारी पार्टी ने यह महसूस किया 56 साल से ओबीसी समाज से सीएम नहीं बना, तो पार्टी में जो विकास की दौड़ में जो समाज पीछे रह गया है, जो पिछड़ गया है, तो उस समाज को महत्व दिया, उस समाज का मुख्यमंत्री बनाया, तो अच्छी बात है। ये तो एससी-बीसी समाज में सत्य बरादरी बहुत भारी उत्साह है, समाज में बहुत अच्छा है। बोलिए जरा 10 सेकंड। मैं ये कह रही हूँ कि आपत्ति ये नहीं है कि आपने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन प्रतिनिधित्व कितना दिया? सबसे पहले ओबीसी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम इनेलो ने किया, चाहे कश्यप समाज को। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि हरियाणा में जिस तरीके से जो मंच है, चुनावी रण है, सजा हुआ है, उसमें जो है जनता किसको जो है अपना मैंडेट देती हुई नजर आएगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।